हाँ तो दोस्तों, इस बार सुनाता हूँ एक और अंक, संगीनों के साए में शादी। रांची में सीनियर रेजिडेंसी का इंटरव्यू के साथ देश का परिदृश्य बदलता जा रहा था और जो आगे देश के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ सोमनाथ से लेकर निकले हुए थे और बिहार में उनकी गिरफ्तारी लगभग निश्चित ही थी। बस इंतजार ही हो रहा था। जब वहाँ पर हम इंटरव्यू देने वाले दिन, हमें याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा बिहार उस समय बहुत ही संवेदनशील हो चुका था। ट्रेनें तो रद्द नहीं हुई थी, मगर ज़्यादातर लोग अपनी अपनी यात्राएं स्थगित कर देने से ट्रेन खाली थी और ट्रेन बिहार के किसी स्टेशन पर बिना रुके आगे बढ़ रही थी। पीछे माहौल बिगड़ता जा रहा था। जैसे तैसे हम लोग झांसी पहुंचे और चैन की सांस ली। इधर शादी की तिथियां तय हो रही थी, उधर प्रैक्टिस, नौकरी की खोज जारी रही। आखिर 14 दिसंबर को एटा में शादी समारोह था। इस समय भी राम मंदिर की यात्रा जो नवंबर में रोकी गई थी, उसके बाद की स्थिति सामान्य हो नहीं रही थी। आडवाणी के गिरफ्तार होने के बाद हालात बहुत माकूल ना थे और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 140 लागू थी। तो हमारे ससुर साहब का अपना जलवा था, तो उसके कारण पुलिस की गारद के बीच शॉर्टकट से बारात निकाली। और ये भी बड़ा कमाल था कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बहन और मेरी लड़की की शादी में अनेक दोस्त बहुत खुशी से शामिल हुए, मेरी शादी में शायद ही कोई नहीं हुआ था। अब में से कोई भी शामिल नहीं हो पाया था। कारण यही था कि मैं जब से एग्ज़ाम हुआ था तब से बाहर भी घूम रहा था। धारा 144 भी लग गई थी। सब लोग अपने अपने में इतने व्यस्त थे कि इनवाइट भी शायद ढंग से नहीं कर पाया होऊंगा। और ये सब चल रहा था। मैं आगरा में तो रहा नहीं उन दिनों। 2-3 महीने में कभी दिल्ली, कभी कहीं बना रहा। तो शादी हुई और उसके बाद फिर से एक बार लगा कि स्थिरता अब आनी चाहिए। खर्चे बढ़ेंगे भी और बाकी कारण भी। झांसी में ही क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए। फादर क्योंकि झांसी में पोस्टेड थे। वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट थे अपने मेडिकल कॉलेज में, वो 20 साल से थे। तो लगा कि अच्छा जिला है, कम से कम एक कमिश्नरी है, तो मात्र वो कई 29 सालों से थे प्रैक्टिस में, तो एक स्कोप बनता था। और जैसा मैंने बताया कि इस समय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री रांची का ज्वाइनिंग लेटर मुझे प्राप्त हो ही चुका था। वेटिंग लिस्ट से मुझे बुलाया गया था। तब मम्मी ने सलाह दी कि देख बेटा, अभी तो शादी हुई है, प्रैक्टिस में ज़्यादा मत फंस। शादी के बाद हर लड़की की एक बहुत अरमान और हसरत होती है कि उसे बहुत खूब और खुशी मिले। घर गृहस्थी अभी से संभालने लग जाएगी तो इतनी खुश ना रह पाएगी। मतलब हमको वहाँ रवाना कर दिएगा, एक तरह से गिफ्टेड हनीमून लंबा। और रांची स्वयं में एक बेहद खूबसूरत जगह है और बहुत चारों तरफ प्रकृति ने अपना वरदान दिया कि कहीं भी निकल जाओ तो स्कॉटलैंड से हमें तो कम नहीं लगता था। यहाँ स्कूटर हमारा जो था वो कहलाता था यूरोपियन हॉस्पिटल या यूरोपियन मरीज, सब अपने हिसाब से यहाँ भर्ती होते होंगे। और एक बगल में था अन्य इंडियन के लिए, तो उसको बाद में स्टेट ने ओन किया तो स्टेट हॉस्पिटल कहलाया। ये यूरोपियन था, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री रांची कहलाया। यहाँ की जलवायु सदाबहार थी। रात को शाम को अक्सर भीगते थे डकबैक वगैरह के जूते, और डकबैक का बरसाती यानी उसको बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। अपना बिहार तबीयत का अलग ही स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाय की दुकानों पर 3-3, 4-4 अखबार, और एक दो चाय पीकर भी लोग दिन भर और वही हजूम 2-2, 4-4, 6-6 लोगों का राजनीतिक चर्चाएं, उस पर दिन पूरा काट लेते थे। यहाँ पे अपना रिश्वत का भी एक धर्म था। रिश्वत का ज़्यादा रेट कम और हर काम रिश्वत से, मगर विश्वसनीय भी था, कभी धोखा नहीं मिला। तो एक कम कीमत पे आप कहते हैं सर्विसेज उस समय भी प्रोवाइड हो रही थी। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ज़्यादातर लोगों का अपना कंसर्न रहता है और वो कही कहाई बातें नहीं हैं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि
साउथ से आ रहे थे, उनका कुछ सामान वामान छिना लिया होगा ट्रेन में, तो वो गए जीआरपी के यहाँ। तो जीआरपी बोले कहाँ हैं आप? बोले सीआईपी में। उन्होंने कहा देखिए आप जब आए थे साउथ से तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म करते, हम आपकी सुरक्षा करते। तो वो समझ गया था कि कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ट्रेन अगर पहुँच भी जाए शाम को, रात को कुछ, तो फिर आपको पूरे रात स्टेशन पर गुजारनी होती थी, और सुबह पाँव फटते ही जैसे सब लोग निकलते थे तो हम लोग भी निकल जाते थे। इंस्टीट्यूट से लगभग 2-1 किलोमीटर दूर हमें किराए का मकान मिल गया था। तो इंस्टीट्यूट में उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत थी, कुछ दिन मैं हॉस्टल में रहा था, वो रहने लायक हमारे लिए तो ना था। तो वहाँ पे सीसीएल की कॉलोनी होती थी, उसके पास भी लोगों ने प्राइवेट रहवास बहुत कर ली थी। सीसीएल की अपने आप एक खूबसूरत कॉलोनी थी, मतलब बिहार के हिसाब से, और उसमें जो रहवास थी उसका भी निकास जो था, निकल सकते थे हम लोग उस कॉलोनी से, तो एहसास होता था कि अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं। लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में 3-4 साल बहुत अच्छे कटे। वहाँ के लोग वास्तव में प्रेम करते हैं, जैसा बिहार में लगता था ऐसा कुछ नहीं है। और इस समय मैंने कोशिश की कि थीसिस के तुरंत बाद, थीसिस तो जिस सब्जेक्ट में की थी मैं, एसआर था, तो उसमें से कितने टुकड़े कर करके कितने पेपर निकाले जा सकें। उस समय एक जुनून था, तो मेरे पेपर्स ये जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, यानी कि हिंदुस्तान का या यहाँ के हिसाब से एक सबसे बड़ा जर्नल, उसमें मेरे अनेकों छपे, उस समय रिसर्च पेपर छपते रहे। और एक बार तो ताज्जुब तब हुआ जब डिपार्टमेंट साइकियाट्री में डॉक्टर आर.के. जैन, प्रोफेसर आर.के. जैन सर के पास में मिलने गया, तो उन्होंने बताया, बजाय मैं अपनी बताता कि मैं कहाँ सीनियर रेजिडेंसी में क्या, तो उन्होंने पहली ही बात शुरू कर दी। बोले कि लखनऊ वाले A.K. अग्रवाल साहब आए थे कुछ ही दिन पहले एज एक्सटर्नल, वो कह रहे थे कि आपके यहाँ का एक स्टूडेंट बहुत मुस्तैदी से पेपर पे पेपर निकाल रहा है, इधर टाइम मतलब महीने में 1-2 आ जाते हैं उसके, और रिजेक्ट भी नहीं इसलिए कर पाते कि वो रीसबमिट भी बहुत जल्दी कर देता है जो उसको बताए जाते हैं कि सुझाव। तो मेरे लिए ये शब्द एक गोल्ड मेडल की तरह थे एक तरह से, अपने एकेडमिक सारे कैरियर में ये चीज़ मुझे पहली बार कुछ अच्छी सी चुनने को मिली थी। ये 3 साल बड़े जल्दी कटे, मगर पेंडिंग काम घरों में भी बहुत थे, तो वो व्याकुल करते रहते थे। यहाँ की गृहस्थी बड़ी छोटी सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के छोटा सा समाज, अंग्रेजों की ज़माने की बनी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची हुआ करती थी, वहाँ फैकल्टी के लोग रिया करते थे, और अंदर एकड़ों एकड़ में विभिन्न प्रकार के पेड़, वनस्पति, ये सब थे। जैव विविधता, लीचियाँ कभी कभी बिका करती थी बाहर, और मनोकामना करके टी स्टॉल एक पुरानी हमारे क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक लेडी चलाती थी, मैरी था उसका नाम। मेडिकल कॉलेज के पद पाने की इच्छा से ही आदमी सीनियर रेजिडेंसी करता है। मैंने भी हाथ पैर मारे, पर कुछ सफलता नहीं मिली, तो फिर मैंने वही करा कि ललितपुर में मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, और जो सुविधाजनक हो, जिसमें घर वालों की भी ज़रूरत पूरी होती हो, रिस्क भी कम हो, पैसा भी कम लगता हो, उसके अनुसार लगा कि ललितपुर ही बैठा जाए। जहाँ पहुँच गए, शायद ईश्वर ने कहा है कि यहीं कुछ करो, तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं तो कहता हूँ शायद ये नियति थी, और नियति के आगे तो कुछ नहीं होता है। फिर मैं आपको सुनाऊंगा अपने यहाँ जमने की कहानी, उसके बाद की कहानी, और फिर मिलता हूँ आपको जल्दी। नमस्कार।